बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं लर्न अकाउंटिंग और मैं बोल रहा हूँ कमर सुहरवर्दी। आज का फिर वही टॉपिक है जो हमने पिछले लेक्चर में देखा। लेबर से रिलेटेड जो हमने अकाउंटिंग देखनी थी उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। हम यहाँ पर थे कि ये डिफरेंशियल पीस रेट जो है इसमें हमारे पास ये 4 मुख्तलिफ प्लान्स हैं। ठीक है, इनमें इंडिविजुअल क्या फ़र्क है या इसका क्या तरीक़ाकार है वो देखते हैं। तो आपको अगर रिमाइंड करवा दूं तो हमारे पास पीस रेट, सिस्टम पीस रेट, कहने के सादा पीस रेट है, गारंटीड पीस रेट है और हाल से प्रीमियम, हाल से बियर प्रीमियम और रोवन। तो ये इसी तरह से आपने याद कर लेना है, कोई इनमें बहुत मुश्किल नहीं है। अमूमन फार्मूले भी हमें ज़हन में रहते हैं और ये एक पक्का सवाल होता है इम्तिहान में। पहला देखते हैं जी डिफरेंशियल टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इसमें कहते हैं दिस मेथड देयर आर 2 पीस रेट्स, अ लोअर वन फॉर आउटपुट बिलो स्टैंडर्ड एंड हायर वन फॉर द आउटपुट हायर स्टैंडर्ड। एक मिसाल देखते हैं, उससे ये बेहतर समझ आ जाएगा, फिर हम दोबारा से यहाँ आएंगे। एक्स ने बनाए 8 पीस, वाई ने बनाए 12 पीस। पीस रेट स्टैंडर्ड है 10, स्टैंडर्ड आउटपुट है 10 यूनिट। दैट्स मीन कि 8 घंटे में 10 यूनिट बनाने चाहिए। एक ने 8 बनाए हैं, एक ने 12 बनाए हैं। रेट फॉर स्टैंडर्ड और हायर आउटपुट है ₹10 पर यूनिट। ठीक है, और रेट फॉर आउटपुट बिलो स्टैंडर्ड इज़ 12। ये हायर और लोअर का क्या मतलब है? मतलब ये है कि लोअर देन स्टैंडर्ड टाइम। उसने अगर स्टैंडर्ड टाइम कितना है हमारे पास 10 यूनिट बनने चाहिए 8 घंटे में, तो जो 10 यूनिट से कम बनाएगा, ठीक है, वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, हायर टाइम ले रहा है। और जो स्टैंडर्ड टाइम या उससे कम में बना रहा है वो ज़्यादा पीस बना रहा है। तो मिस्टर एक्स के अगर 8 पीस हैं तो ये स्टैंडर्ड से कम है, तो इस पे रेट लगेगा ₹10। और अगर एक ने 12 यूनिट बनाए हैं तो स्टैंडर्ड से ज़्यादा हैं, उस पर ये दूसरा रेट है, तो उस पर दूसरा रेट लगेगा। और टोटल उसकी आउटपुट जो है वो उसको जो वेजेस मिलेंगी वो 144 मिलेगी इंस्टेड ऑफ 120। दूसरा मेरिट मल्टीपल पीस रेट सिस्टम। इसमें वो क्या कहते हैं? उसमें कहते हैं ये पिछला जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा उन्होंने मॉडिफाई कर दिया। इसमें 2 रेट की बजाय उन्होंने 3 रेट कर दिए। उन्होंने कहा कि जी 100% जो भी हम टारगेट रख लें उसको अचीव करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। यानी हम एक एवरेज की बात करते हैं तो हम एक अच्छे की बात क्यों ना करें। हम 100% रखते हैं एक अच्छे कारीगर को, कि एक अच्छा कारीगर जो है वो कितने पीस बनाता है, और उसका 80% जो है वो एक कह लें कि बेटर देन एक जिसे कहते हैं ना बिलो, या एक जो बिल्कुल स्लो सा हमारा कारीगर है उससे ज़रा बेहतर जो कारीगर है उसको हम कहते हैं कि जी उसका स्टैंडर्ड रख लें। और तीसरा जो है वो 100% से बेहतर वाला रख लें। तो उन्होंने कहा जी कि 3 रेट हों। कैसे? उन्होंने कहा जी ABXYZ ये 5 कारीगर हैं, इन्होंने ये पीस बनाए हैं और स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है 10 यूनिट। सब ने 8-8 घंटे काम किया, 8 घंटे काम करके 10 यूनिट बनाने थे। ये किसी ने 10 बनाए, किसी ने 8 बनाए, किसी में 12 बनाए, 9 बनाए, 7 बनाए, ये मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेज हैं। उन्होंने कहा जी जो स्टैंडर्ड बनाएगा 100% और अबव उसको हम देंगे ₹12 एक यूनिट के। जो 80% से ऊपर एफिशिएंट होगा लेकिन 100 से नीचे होगा उसको देंगे 11, और जो 80% भी अचीव नहीं करेगा उसको रेट देंगे ₹10। तो अब आप देख लें कि जो 7 है वो 80 से कम है तो उसको रेट मिलेगा सबसे कम
10। जो 8 यूनिट हैं मिस्टर बी हैं ये, उसको रेट मिलेगा दूसरा 80 आर प्लस, 80% अचीव कर लिया, उसको 11 रेट मिल गया। और 9 को भी 11 ही मिलेगा, 100% नहीं है, ठीक है, उसको 99 मिल गए। और जो 100% अचीव कर लेगा, 100% क्या है 10 या उससे ज़्यादा 12, उनको कितने मिलेंगे, उनको 12 मिलेंगे, 120 और 144। तो इस तरह इसमें 3 रेट हैं, 80% से नीचे, 80 से 100 और 100 से ऊपर। तो ये पीछे वाला जो है उसी में मॉडिफिकेशन है, इसकी मतलब एक ही ये मॉडिफिकेशन है। तीसरा, अंडर दिस सिस्टम a guaranteed wage rate is given to those workers who produce below standard and bonus is paid to those who produce standard or above output. This bonus is usually in the form of percentage of the guaranteed wage rate. ये है तो पहले वाले की ही सूरत, लेकिन इसमें परसेंटेज बना दी है। ये आलमोस्ट हाल से प्रीमियम जैसी बात हो जाती है। इसमें कहते हैं वाई के जो हैं वो हैं 12 यूनिट और जेड के ये एक्स वाई कर लें। एक्स के जो हैं वो 12 यूनिट हैं और वाई के 9 यूनिट्स हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट है 10 यूनिट। गारंटीड वेज रेट है 100 रुपये और बोनस से पेड 20%। एक्स 100 जो है वो लेगा, सो ही विल गेट 100 रुपीज़ के उसने जो है वो स्टैंडर्ड से कम बनाए 9 यूनिट, ये एक्स होगा, जेड की जगह आप एक्स लगा लें। वाई जो है वो है 12 यूनिट्स और उसको 100 रुपया तो मिलेगा जो नॉर्मल वेजेस हैं, और जितना 20% उसको एक्स्ट्रा मिलेगा क्योंकि उसने एक स्टैंडर्ड टाइम जो है वो उसको अचीव कर लिया। वो 10 या 10 से ज़्यादा अगर अचीव कर लेता है तो उसको 20% इसका बोनस मिलेगा। ये वही हाल से प्रीमियम जैसा ही एक बन जाता है। एक चौथा प्लान है। चौथे प्लान में क्या है, वो कहते हैं कि जी 2/3 कि ये 50% और 30% वाला नहीं, उन्होंने कहा जी तीसरा हिस्सा जो है उसका हम लेबर को दे देंगे। अंडर दिस सिस्टम वर्कर हु अटेन 2/3 और एनी परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट, ये हम मतलब ज़रूरी नहीं है कि 67% कह सकते हैं, 75% स्टैंडर्ड आउटपुट का वो हासिल कर लेता तो उसको गारंटीड वेज रेट एंड हु अटेन अ लेवल अबव 2/3 और एनी परसेंटेज की फॉर्म में जो भी हमें दिया हुआ 75%, 80%। अमाउंट ऑफ बोनस इंक्रीज विद इंक्रीज इन एफिशिएंसी। 1% above 2/3 will result in 1% bonus and 2% will, मतलब जितनी परसेंटेज बेहतर हो, ये मिसाल से ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। ये देखें ए बी सी 3 वर्कर हैं, उनकी ये आउटपुट है। स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है 100 यूनिट्स। गारंटीड वेज रेट है ₹100। बोनस पेड एट 75% ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट। अब एफिशिएंसी कितनी है 60, 80, 90। अब ये कितने परसेंट है, ये है 60, ये 80, ये 90 और हमारे पास टारगेट है 75% का। 75% से नीचे है तो रेट है ₹1 और 75% से ऊपर जाएगा तो रेट जो है वो बढ़ जाएगा। जितने परसेंट अच्छा एफिशिएंट है उतने परसेंट। ये अब 80% है तो ₹1 प्लस 5% जो एक्स्ट्रा उसने एफिशिएंसी दिखाई 75 से 80 के दरमियान जो 5% है तो उसका उसको बोनस मिल रहा है। और जो 90 वाला है उसने 15% ज़्यादा एफिशिएंट है, उसको 15% बोनस मिल रहा है। तो इनके रेट, इसका तो ₹1 बोनस नहीं मिला, इसको 5% बोनस मिला, इसको 15% बोनस मिला, तो इफ़ेक्टिव रेट जो है वो बढ़ गया। पीस वही हैं, उससे बजाय इसके कि उसको ₹90 मिलते 103 रुपये, ₹13 बोनस मिला और इसको ₹4 बोनस मिला, जबकि इसको ₹60 मिले। ठीक है, तो गारंटीड ये है कि जी ₹1 जो है वो रेट हमारा गारंटीड है। तो ये हमारे जो पीस रेट के 4 प्लान हैं
उनको हमने यहाँ कंक्लूड कर दिया। इसमें एक 100% बोनस प्लान भी होता है। वो क्या होता है कि जी हम इसकी भी इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं। स्टैंडर्ड रेट पर आवर है 10 रुपये, एक्चुअल प्रोडक्शन 108 यूनिट्स है और स्टैंडर्ड टाइम है 8 आवर्स। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 9 यूनिट्स पर आवर, इसका मतलब है कि अगर 9 यूनिट्स एक आवर बने हैं तो 72 यूनिट्स जो हैं ये स्टैंडर्ड प्रोडक्शन थे। तो स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 108 यूनिट्स जो हैं वो उनको 9 पे जब तकसीम करेंगे तो 12 घंटे बनते हैं। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि 108 यूनिट बनाने के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम चाहिए था वो था 12 घंटे, लेकिन उसने 8 घंटे में बना लिया। तो अब ये वर्कर जो है वो हकदार है कि इसको 12 घंटों का पैसे दिए जाएं, क्योंकि इसने जो चीज़ें बनाई हैं वो 8 घंटे में। अब वो क्यों तेज़ तेज़ बनाए, वो क्यों इतना एफिशिएंट हो? वो इसलिए एफिशिएंट हो कि अब उसके एफिशिएंट होने से कंपनी को क्या फ़ायदा? कंपनी को फ़ायदा ये है कि पीस तो उतने ही बनने थे। वो 9 यूनिट बना देता तो भी ठीक था, 8 घंटों का काम करता, वो 12 घंटों का काम क्यों किया? तो जो 4 घंटे का किराया है, 4 घंटे की सैलरियां हैं, मतलब आधी दिहाड़ी का जो काम है वो हमें फ्री में पड़ गई, उसकी फ़िक्स कास्ट जो है वो हमें फ्री में पड़ गई। इसलिए हम इसको इस रेट पे देंगे और चाहेंगे कि सारे वर्कर इस तरह से काम करें। तो रेट हमारा तय था 10 रुपये, लेकिन हमने उसका टाइम, जो एक्चुअल टाइम उसका क्या था, 8 घंटे। उसको हम पैसे कितने घंटों के दे रहे हैं? 12 घंटों के, क्योंकि उसने 8 घंटों में 12 घंटों जितना काम कर लिया। इसमें ये भी सवालात में आ जाता है कि जो वेकेशन की छुट्टियां, जो मतलब लीव पेमेंट है, उसको कैसे बुक करें। तो उसके दो ही तरीके हैं कि अगर तो ये एफ में एफ कंट्रोल अकाउंट को हमने चार्ज करना है तो वर्क इन प्रोसेस लेबर और एफ कंट्रोल अकाउंट। इसका मतलब है कि जब एफ अप्लाइड रेट हम कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने ये फैक्टर उसमें इंक्लूड कर लिया था। और अगर ये जो है वर्क इन प्रोसेस जो है उसको सारा चार्ज करते हैं तो इसका मतलब है कि ख़ास आर्डर है, उसके लिए हम उस ख़ास आर्डर को ही ये चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद ये जो है वर्क इन प्रोसेस को यह मतलब अलहदा से प्लान हो सकता है, लेकिन ये हमसे जैसे ही एंट्री पूछते हैं, नीचे वाला हिस्सा जो है वो पे रोल इतनी कैश देनी है, ये एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है जो बाज़ दफ़ा वर्कर्स जो हैं वो इकट्ठी एंड कैश कर लेते हैं और बाज़ दफ़ा वो छुट्टी पे चले जाते हैं। तो ये हमें कहने के एंट्रियां मालूम हो गई। ये आइडल टाइम की एंट्रियां भी इसी तरह होंगी कि अगर आइडल, ये जहां हमने लिखा है ना वर्क इन प्रोसेस, तो ये उसी तरह से हमारी आइडल टाइम की हैं कि अगर हमने एफ को कंट्रोल को करना है या ओवरऑल प्रोडक्शन को चार्ज करना है आइडल टाइम, तो फिर एफ कंट्रोल को कर देते हैं, और अगर जॉब को करना हो तो फिर वर्क इन प्रोसेस को कर देते हैं। अच्छा जी, अकाउंटिंग फॉर आइडल टाइम। आइडल टाइम अगर तो नॉर्मल है, नॉर्मल से मुराद ये है कि जी गेट से जो है वो काम की जगह पर जाना है, ठीक है। बाज़ दफ़ा जो बसें उठाती हैं वर्कर्स को, वो कहीं पंक्चर हो गई, कहीं ट्रैफिक में फंस गई, किसी वजह से लेट हो गई, ठीक है। फिर जब एक जॉब ख़त्म हो जाती है तो दूसरी जॉब का सामान दूसरा होता है, या एक लॉट ख़त्म हो जाती है तो दूसरी लॉट शुरू करने में टाइम लग जाता है। तो ये जो एक्टिविटी होती है उसको हम कहते हैं कि ये काम जो है उस दौरान नहीं हुआ, इसको हम आइडल टाइम कहते हैं। तो इसके भी दो ही एंट्रीज़ हैं जैसे हमने पीछे पढ़ी हैं कि या तो ये एफ को कंट्रोल मतलब डेबिट हो जाएंगी, और या ये वर्क इन प्रोसेस को डेबिट हो जाएंगी, और इसके इक्विवेलेंट जो है वो कह लें कि पेरोल तो नीचे क्रेडिट होगा ही होगा। ऊपर डेबिट क्रेडिट जो होने हैं उसके ये दो हेड हैं, या एफ को होगी या वर्क इन प्रोसेस को होगी। तो इससे कह लें कि इसके बाज़ दफ़ा जनरल एंट्री का सवाल आ जाता है इस पर भी। एबनॉर्मल आइडल टाइम,
अब नॉर्मल आइडल टाइम ये है कि जब आपका जनरेटर में पेट्रोल नहीं है, जनरेटर जो है वो किसी वजह से बंद हो गया, पीछे से पावर सप्लाई बंद हो गई, कोई मटेरियल की शॉर्टेज है, ठीक है, या चेन ऑफ वर्क में एक डिपार्टमेंट ने अपना काम जल्दी मुकम्मल कर लिया, पीछे उससे पिछले डिपार्टमेंट ने जो प्रोसेस करके आगे भेजना था उसने नहीं भेजा, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसकी वजह से जो लॉस होता है वो प्रोडक्शन को चार्ज नहीं होता, वो हम जो हमारे नॉर्मल ख़र्चे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, उसमें लेके जाते हैं और इसका एनालिसिस करते हैं कि कितना टाइम हमने महाना या सालाना ज़ाया किया है और वो कितनी कास्ट में पड़ा है। एक और मशहूर कास्ट है वर्कर्स ट्रेनिंग कास्ट, ठीक है। वर्कर्स ट्रेनिंग कास्ट जो है उसमें भी दो चीज़ें हैं, एक है कि नॉर्मल रूटीन की ट्रेनिंग है, नॉर्मल रूटीन का काम है, फिर तो ये प्रोडक्शन को चार्ज हो जाती हैं और उसमें एफओएच को भी या जॉब को जैसे भी हो वो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मतलब कोई नया प्लांट आया है, मशीन नई आई है, उसके सीखने का काम है, तो ये उसके जो कह लें कि सेटअप कास्ट है या उसकी जो डेवलपमेंट कास्ट है उसमें ये डेफर्ड कास्ट में इसको डेफर कर दिया जाता है और फिर ये मंथ वाइज चार्ज करके 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में इवन इसको थोड़ा थोड़ा जो है वर्किंग अपना प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज किए जाते हैं कि ये उस प्लांट का, उस बिल्डिंग का या उस ओवरऑल खर्चे का हिस्सा हो जाता है, तो बाज़ दफ़ा तो उसी का हिस्सा बना देते हैं। लेकिन इसको अमूमन डेफर्ड कास्ट जो है वो कर दी जाती है कि ये एक दफ़ा में ही सारा प्रॉफिट एंड लॉस को कर देंगे तो वो नाइंसाफ़ी होगी, तो ये जो फ्यूचर में एम्प्लॉइज़ ने इस पे काम करना उससे वो सीखते हैं। ओवर टाइम और नाइट शिफ्ट में कुछ प्रीमियम देना पड़ता है, यानी डबल रेट हो गया, 1.5 गुना हो गया कि जी जो ज़्यादा, उसके लिए भी एंट्रीज़ या अकाउंटिंग जो है वो सेम है जो हमने, कि अगर हमने ये कह लें कि ओवरऑल प्रोडक्शन को चार्ज करना है तो फिर ये एंट्री होती है वर्क इन प्रोसेस को नॉर्मल और एफओएच कंट्रोल अकाउंट को होती है, ठीक है, और पेरोल, यानी जो नॉर्मल रेट है उससे वर्क इन प्रोसेस को जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं प्रीमियम पोर्शन जो है वो एफओएच को जा रहा है, और अगर उसी जॉब को जाना है तो फिर सारे का सारा वर्क इन प्रोसेस को जा रहा है, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट इसी चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो, ये एक सवाल अमूमन हर साल लाजमी आ जाता है, इसकी ये एंट्रीज़ होती हैं पेरोल की जो हमने शुरू में पहले चैप्टर में की थी, लेबर से रिलेटेड जो एंट्रीज़ हैं वो, या जो कुछ हमने अभी पढ़ा है वो, इन दोनों में मिला के ये एक सवाल लाजमी आ जाता है। तो अब नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।